Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have completed electric current chapter. Yes or no? So today we are going to start a new chapter in your syllabus, that is magnetism and matter. Magnetism and matter. एक नया चैप्टर इसमें आएगा. अब यहाँ से मैग्नेट के बारे में हमने डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि करंट फ्लो होने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट बाय एक मैग्नेट रखने से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्रिएट होता है. आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि एक वायर पे या कंडक्टर पे करंट फ्लो करने पर भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है. On the very first class I have told you that current flowing in a conductor creates a magnetic field. ऐसा मैंने ऐसा कुछ बोला था कि एक रेस्ट चार्ज produces an electric field. A charge moving with uniform velocity produces both electric field and magnetic field. तो इसी चैप्टर मतलब ये है कि आगे डिस्कशंस करेंगे. आज के क्लास के लिए पहला डिस्कशन का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. मतलब एक मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे. वाह, मैग्नेट क्या होता है पहले सोचो. कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट नहीं बन सकते. कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट नहीं बन सकते. मैग्नेट कौन से सब्सटेंस को हम बोलेंगे? अगर कोई सब्सटेंस एक आयरॉनिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा होगा. कोई सब्सटेंस अगर मेरा एक आयरॉनिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा. आयरॉनिक सब्सटेंस मतलब कौन से हैं? आयरॉनिक सब्सटेंस. आयरॉनिक सब्सटेंस कौन कौन है? मैग्नेटिक सब्सटेंस हम उसको बोल सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस. कौन कौन बोलते हैं उसको? आयरन, कोबाल्ट, निकेल. आयरन, कोबाल्ट, निकेल. The substance which are attracted by the magnet, the substance which are attracted by the magnet, आया समझ में कि नहीं? Are known as magnetic substances. Which are attracted by the magnet are known as magnetic substances. ये सब सब्सटेंस क्या होते हैं? एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो सकते हैं. उसको हम बोलते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल. इस सारे सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है. और मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मतलब कोई एक सब्सटेंस है. कोई एक सब्सटेंस है. उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसका प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका प्रॉपर्टी होता है टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो सब्सटेंस अट्रैक्ट करते हैं, अगर मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट किया तो मुझे भी तो मैग्नेट बोल सकते हो, हाँ कि नहीं? तो व्हाट इज मैग्नेट? It is a substance whose property is to attract the magnetic substances like iron, cobalt and nickel. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब इसी मैग्नेट का एक बार मैग्नेट, हम बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? बार मैग्नेट के बारे में. बार मैग्नेट हमारा क्या होता है? एक नॉर्थ पोल, उसमें दो पोल्स होते हैं. एक नॉर्थ पोल, टू पोल्स होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये पोल क्या होता है? सर ये पोल क्या होता है? पोल का मतलब है कोई बार मैग्नेट में, सोचो अच्छी तरह से देखिए यहाँ से. बार मैग्नेट के इनसाइड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. इनसाइड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. ऐसा समझ में? बार मैग्नेट में इनसाइड में क्या होते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनमें से सारे पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक अट्रैक्शन या मैग्नेट का जो पावर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. सारे पॉइंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. तो टोटल मैग्नेट में दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है. आया समझ में? इट इज द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम. वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम. आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? It is the point inside the magnet whose property is maximum, it is the
point inside the magnet where the magnetic property is maximum. Of the magnetic property of the magnet is maximum. आया समझ में? पोल्स क्या होता है? दो ऐसे पॉइंट मैग्नेट के अंदर होते हैं जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है. आया? चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहले हमने देखा इट हैज टू पोल्स. इसके पास कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं. नॉर्थ पोल, इसके पास दो पोल्स होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? द पोल स्ट्रेंथ. ये जो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ पे एक साउथ पोल आएगा. जो दो पोल्स होते हैं उनका जो वैल्यूज है, उनका जो पोल स्ट्रेंथ है, उनका जो इफेक्ट है, दोनों इक्वल होते हैं. द पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल. मतलब किसका इक्वल है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स. पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स. एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं. जो दो पोल्स होते हैं उनका पोल स्ट्रेंथ इक्वल होता है. हम ये पोल स्ट्रेंथ को m में रिप्रेजेंट करते हैं. किस में रिप्रेजेंट करते हैं? m लेटर में. मास नहीं है ये. देखो बुक में तुम्हारा ऐसे दिया गया होगा qm. क्यों दिया जाता है? हमारा ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसका मोस्ट चैप्टर इक्विवेलेंट किसके साथ रह जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर पे. वहां पे चार्ज मेरा जो काम कर रहा था, यहाँ पे मैग्नेट मेरा वही काम कर रहा है. वहां पे चार्ज मेरा जो काम कर रहा था, यहाँ पे मैग्नेट मेरा वही काम कर रहा है. तो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ भी क्या है? मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ हम m एक्चुअली यहाँ पे qm इसीलिए लिखते हैं कि चार्ज के साथ इक्विवेलेंट है. Q फॉर चार्ज, m फॉर मैग्नेट, इस तरह लिखते हैं और कुछ नहीं. इसमें मैंने क्या किया, उसको डिस्टिंग्विश कर लिया. मैंने क्या किया? m लिखा. यहाँ पे स्मॉल m, मतलब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स, मास ऑफ द पोल्स नहीं, मास ऑफ द मैग्नेट नहीं. सोच m इक्वल टू क्या है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट कर लो, कंफ्यूजन कभी मत होना. पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट, दोनों इक्वल होंगे. दोनों इक्वल होंगे. पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल. आया समझ में? अगर हमने क्या किया, एक मैग्नेट को ब्रेक किया, मतलब एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, हमने क्या किया, इसी को ब्रेक किया. ब्रेक करने पे क्या होता है, ये दोनों पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे साउथ पोल आएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा. जो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जितने टुकड़े करोगे, यहाँ पे जितने टुकड़े करोगे, सब में दो पोल आएंगे. नॉर्थ साउथ ऐसे दो पोल आएंगे. If we break the bar magnet into several pieces, सिर्फ दो नहीं, बहुत सारे पीसेस में अगर ब्रेक करेंगे, every broken piece has two poles. That is, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा. And the pole strength of each poles has same value. यहाँ पे वही जितने टुकड़े पीस करोगे, जितने टुकड़े पीस करोगे, जितना मैग्नेट क्रिएट होगा, सब में मेरा क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ सेम आएगा. सबका पोल स्ट्रेंथ सेम आएगा. If we break the bar magnet into several pieces, then every broken piece has two poles and the pole strength of the two poles are equal. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब तुम पूछोगे कि सर हम यहाँ से ब्रेक, मतलब हॉरिजॉन्टली ब्रेक नहीं करके वर्टिकली ब्रेक करते. वर्टिकली ब्रेक करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ थोड़ा सा चेंज होगा. वहां पे हॉरिजॉन्टली ब्रेक करोगे तो पोल स्ट्रेंथ कुछ चेंज नहीं होगा.
सॉरी पोल स्ट्रेंथ नहीं, वहां पे डाइपोल मोमेंट का बात आ जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे, वो बाद में दिखेंगे। पहला चीज है ब्रेक करने से पोल स्ट्रेंथ मेरा चेंज नहीं होता, हर ब्रोकन पीस में 2 पोल्स आते हैं। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। ऐसा समझ में क्या बोलते हैं? द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक लेंथ। आया समझ में? अरे हाँ या ना? सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, यहां पे एक बार मैग्नेट का लेंथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज नोन एज व्हाट? ज्योमेट्रिक लेंथ। अब कौन बड़ा है? मैग्नेटिक लेंथ बड़ा है, ज्योमेट्रिक लेंथ सॉरी ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है, मैग्नेटिक लेंथ छोटा है। तो वहां पे एक रेशियो हम लिखते हैं मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ इक्वल टू 0.85। मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ इक्वल टू कितना हुआ? 0.85। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत हुआ? मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिक लेंथ इक्वल टू 0.85। कभी कभी बुक में इसको 7/8, 6/7 जो भी लिखना है लिख लो, मगर डेसिमल में इसका वैल्यू 0.85 भी आएगा, इसका वैल्यू 0.85 भी आएगा। आया समझ में? क्या क्या मेरा प्रॉपर्टीज आया? पहला चीज है मैग्नेट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पोल्स, मैग्नेट हैज 2 पोल्स, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। पोल क्या होता है? The 2 point inside the bar magnet where the magnetic property of the magnet is maximum. And जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस में नहीं होते हैं, सरफेस के थोड़ा अंदर होते हैं। एग्जैक्टली सरफेस में नहीं होते, सरफेस से थोड़ा अंदर में होते हैं। आया समझ में? अब 2 पोल्स है, पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल एंड 2 पोल्स। जितना तुम ब्रेक करोगे इसको, जितना तुम ब्रेक करोगे, if we break the magnet into several pieces, then each broken piece has 2 poles and the pole strength of 2 poles are equal. Pole strength of the each pole are equal. आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को। मैंने बोला है पहले कि इट हैज द मोर सिमिलैरिटी विद द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े आ रहे थे, यहाँ पे भी वही वाला पढ़ेंगे, वही कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट वहां पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी वही वाला पढ़ेंगे। वहां पे टॉर्क दिख रहे थे चार्ज की वजह से, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से टॉर्क दिखेंगे। वहां पे वर्क डन दिख रहे थे चार्ज की वजह से, यहाँ पे मैग्नेट की वजह से वर्क डन दिखेंगे। वाह, इतना तक तो सिमिलैरिटी है। वाह, चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या आता है कि ये लॉ बोलता है कि अगर आई हैव ए मैग्नेट, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, सोच जरा, ये एक मेरा मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, दे आर सेपरेटेड विथ ए डिस्टेंस आर, दे आर सेपरेटेड विथ ए डिस्टेंस आर। और इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक मैग्नेट का 2 पोल है और 2 पोल का पोल स्ट्रेंथ इक्वल होता है। एक मैग्नेट का 2 पोल है, पोल स्ट्रेंथ उनका इक्वल होता है। मैंने एक एज्यूम्पशन लिया है कि 2 पोल्स है, अगर एक का पोल स्ट्रेंथ m1 दूसरा का m2। एक्चुअली में ये होता कैसे, मैं तुमको दिखाता हूं। देखो 2 पोल्स यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स आएगा तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हम लेंगे, दोनों का इक्वल है, यही हमको लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे कोई पोल है, यहाँ पे कोई भी पोल है, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है
और इसका पोल स्ट्रेंथ m1, इसका पोल स्ट्रेंथ m2। एक्चुअली ऐसे है हमारा केस, हमने एक के लिए कर लिया है, एक्चुअली ये ऐसे होता है। कोई भी दो पोल्स हो, दो मैग्नेट का, क्यों दो मैग्नेट का? क्योंकि एक मैग्नेट का तो पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल होता है ना दो पोल्स का। तो अगर डेरिवेशन में करेंगे तो दो डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो ये वाला केसेस होगा, है समझ में कि नहीं? दो पोल, दो मैग्नेट है, दो जिनका पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है, तो वहां पे फोर्स कितना आएगा? यही मेरा कूलम्ब्स लॉ है। वहां पे भी ऐसे पढ़ रहे थे कि यहाँ पे दो चार्ज है, यहाँ पे q1 चार्ज है, यहाँ पे q2 चार्ज है, सेपरेशन डिस्टेंस r हुआ तो F है प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r² लिख रहे थे। यहाँ पे भी उसे ही लिखना है। तो मैंने एक मैग्नेट के लिए कर लिया। एक्चुअली में रियल केसेस ये वाला होता है, रियल केसेस ये वाला होता है। वाह, देखो क्या होता है। The force between Coulomb's law states that, पहला लॉ, force between two poles, ये लो कोई भी ले लो, is directly proportional to the pole strength of the two poles, product of the pole strength of the two poles. The force between the two poles, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे दोनों पोल्स को मैंने डिफरेंट लिया है। तुम ये केसेस ले सकते हो या फिर ये भी लिख दो, बुक में ये दिया है। एक्चुअली में ये होता है, दोनों पोल्स में सेम फोर्स है। मैं इसका दिखाऊंगा, मैं इसके यहाँ पे दिखाऊंगा क्या होता है ये वाला। वाह, पहले इसके लिए कर लो। The force between two poles is directly proportional to the product of the pole strength of the two poles, and is inversely proportional to the square of the distance between them, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। तो इनवर्स मतलब 1 बाई समथिंग, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आया समझ में? अब कॉम्बाइनिंगली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। आया समझ में? जैसे कि हमने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, k इक्वल टू k इंटू m1 m2 बाई r²। ये k का वैल्यूज क्या है? k का वैल्यूज है म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r²। k का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r²। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये जो म्यू है, म्यू नॉट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे एप्सिलॉन नॉट लेते थे, परमिटिविटी बोलते हैं। अब म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी। ये भी एक मीडियम के तरह होता है, परमियाबिलिटी। आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, आया समझ में? क्या होता है परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम? हाँ, अरे हाँ या ना? अब ये जो म्यू नॉट का वैल्यूज होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 वेबर। WB मतलब वेबर, WB का मतलब क्या है? वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर। बहुत अजीब सा लग रहा होगा ये यूनिट जब पढ़ रहे हो। ये यूनिट म्यू नॉट का कैसे हुआ मैं आगे जाके बोलूंगा। वाह, उसका छोटे छोटे चीज यहाँ पे पढ़ोगे, पहली बार सुनने को मिलेगा। मगर कंफ्यूजन मत होना, कि कोई परेशानी का बात मत होना, क्योंकि ये वाला चीज मैं जाके आगे एक्सप्लेन करूंगा। वाह, कैसे हुआ इसका वेबर, क्यों हुआ ये वेबर, क्यों हुआ? पहला चीज है ये क्यों वेबर हुआ, और वेबर क्या है? बच्चों सुनो, वेबर किसका यूनिट है ना? वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ऐसा समझ में? वेबर किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वहां पे और भी एक वैल्यूज आता है हमारा, और 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -1 टेस्ला। अब तुम बोलोगे सर ये टेस्ला क्या है? टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स। तुम बोलोगे सर ये टेस्ला कहां से आया? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हुआ? सब आगे पढ़ेंगे हम। 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर। कैसे यूनिट आया ये वाला, वो भी आगे पढ़ेंगे।
वाह, सिर्फ वैल्यू का अब तक के लिए, आज के क्लास के लिए थोड़ा याद रख लो, थोड़ा सा याद रख लो, और कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। वाह, आज के क्लास के लिए, सिर्फ आज के क्लास के लिए म्यू नॉट का वैल्यू याद रख लो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट है वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, और क्यू और भी लिख सकते हैं टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? अब इसमें म्यू नॉट है मेरा परमिएबिलिटी, m1 m2 मेरा पोल स्ट्रेंथ है, r है मेरा सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अगर यहाँ पे दोनों पोल्स, एक पोल के लिए, सॉरी एक बार मैग्नेट के लिए हम क्या लिखेंगे इसी एक्सप्रेशन, F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा, m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा मेरा। यहाँ पे दो अलग अलग पोल्स नहीं आएंगे, सेम पोल ही आ जाएंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत वाली है? डायग्राम ये वाला कर लो, पूरी तरह समझ पाओगे, बुक में ये डायग्राम दिया गया है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है देखो, टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ व्हिच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर, एक से दूसरा 4 गुना ज्यादा है। एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मान के चलो m1 इक्वल टू क्या है मेरा 4m2, और फोर्स कितना है मेरा 5 न्यूटन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। अगर स्ट्रेंथ में निकालूं तो F इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F मेरा क्या है 5, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू दी पावर -7, m1 क्या है 4m2 इंटू m2 बाई डिस्टेंस क्या है 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ से m2 मिल जाएगा तुम लोगों को, मुझे लगता है कि यहाँ से तुम लोगों को m2 मिल जाएगा 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2 बाई 10 टू दी पावर -7 इंटू 4। क्या यही है? क्या यही होगा? क्या यही होगा? चलो m2 यहाँ से निकाल लोगे, तुम m2 निकाल लोगे, उसी तरह यहाँ से m1 भी निकाल लोगे 4m2 करके। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया था इसको। आ रहे हाँ या ना? चलो हो जाएगा ये वाला चीज। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखो, टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो 1:2। सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैं, मतलब उनका पोल स्ट्रेंथ जो है रेशियो 1:2 है, are placed 1 meter apart. Find the point where a unit pole experience a no net force due to the two poles. क्वेश्चन में गिवन है कि m1 बाई m2 मेरा है 1/2 एंड प्लेस्ड, उनके बीच का जो m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। मतलब ऐसे है, मान के चलो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल, यहाँ पे एक साउथ पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। पूछा गया है कि फाइंड द वेयर ए यूनिट पोल एक्सपीरियंस ए नो नेट फोर्स ड्यू टू द टू पोल्स। यूनिट पोल एक वहां पे कहीं पे जगह पे है, यूनिट पोल मान के चलो कि यहाँ पे के पॉइंट पे कि यूनिट पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट है, जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट है। आया समझ में? जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट है। अब मान के चलो कि ये है साउथ पोल से, ये m1 पोल स्ट्रेंथ, ये m2 पोल स्ट्रेंथ, यहां से ये x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ये 1 - x डिस्टेंस पे है। आया समझ में? ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से 1 - x डिस्टेंस पे है। आया समझ में? अब यहाँ से अगर 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे, मतलब एक 1 यूनिट का पोल स्ट्रेंथ है, तो ये वाला यहाँ पे एक फोर्स डलेगा, ये वाला यहाँ पे एक फोर्स डलेगा। और हमको पता है कि लाइक पोल्स, यहाँ पे ये भी एक प्रॉपर्टी था, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आया समझ में? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आया समझ में? ना नहीं? आ रहे हाँ या ना? चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फोर्स डलेगा,
यहाँ पे M1 के लिए जो फोर्स आएगा, मान के चलो कि ये लिख लेते हैं, फोर्स ड्यू टू M1 मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू M2, फोर्स ड्यू टू M2। क्योंकि दिया गया है कि यूनिट पोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, एक अट्रैक्ट करता है, एक रिपेल करता है। इस तरह का नहीं है, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो नेट फोर्स आएगा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्स ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ M1 फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ M2। म्यू 0 बाई 4 पाई M1 इंटू M डैश बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई M2 इंटू M डैश बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या M डैश का वैल्यू 1 है, तो M डैश दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। M1 का वैल्यू M1 बाई M2 क्या है, 1/2, तो मैं यहाँ पे M1 बाई M2 लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ x स्क्वायर बाई 1 माइनस x का स्क्वायर। M1 बाई M2 क्या है, 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 1 माइनस x का स्क्वायर। अब ये x बाई 1 माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो √2x इक्वल टू 1 माइनस x, इधर आ जाएगा √2x प्लस 1 इक्वल टू प्लस x इक्वल टू 1, x कॉमन गया तो 1 प्लस √2 इक्वल टू 1, तो x आया तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस √2, 1/1 प्लस √2 मीटर, ये वाला मीटर हो जाएगा। तो कितने डिस्टेंस पे है, x इक्वल टू 1/1 प्लस √2 मीटर के डिस्टेंस पे M1 से मेरा, अगर मैंने एक नॉर्थ पोल को प्लेस किया देन आई विल गेट नो नेट फोर्स। है समझ में? A unit north pole is placed at a distance of 1/1 plus √2 from the pole strength M1 to get a no net force, to get no net force। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्या दिया गया है देखो, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच। दो मैग्नेट से, मान के चलो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ये पहला मैग्नेट तो N1 S1, और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट इसका N2 इसका S2 ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, और इनके बीच का लेंथ है मेरा 15 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर। सबका पोल स्ट्रेंथ मेरा यहाँ पे लिख लेता हूँ 80 एम्पियर इंटू मीटर। ये वाला पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर, ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देयर नॉर्थ पोल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब दो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर नॉर्थ पोल्स इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब दो नॉर्थ पोल जो हैं, इसका नॉर्थ पोल इसका नॉर्थ पोल, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस मेरा 10 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम, मतलब ये डायग्राम बनेगा, यहाँ पे पोल्स नहीं बनेंगे, मतलब पोल का पोजीशन हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, S1 और ये N1। तुम चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, वाह नहीं होगा उसमें चेंज करने से, क्योंकि दो नॉर्थ पोल पास आने चाहिए मेरा, वाह। तो इनका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, एंड बिटवीन साउथ पोल इज 40 सेंटीमीटर। दो साउथ पोल का डिस्टेंस देखो 15 10 15, तो ये साउथ पोल से यहाँ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर मेरा बन गया। क्या यहाँ पर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और उनके बीच का टोटल फोर्स देखते हैं। देखो फोर्स कितने आएंगे, 4 फोर्स यहाँ पे आएंगे। कैसे 4 फोर्स आएंगे, सिर्फ सोच जरा। ये N1 N2 के ऊपर एक फोर्स डलेगा, देख इधर एक फोर्स N1 N2 के ऊपर एक फोर्स आएगा, ये N1 N2 पे एक फोर्स आएगा, N1 S2 के ऊपर फोर्स एक आएगा, फिर S1 N2 के ऊपर एक फोर्स आएगा, फिर आएगा फोर्स S1 और S2 के ऊपर। आया समझ में? अरे हाँ या ना? फोर्स एक्टिंग ऑन N1 ड्यू टू N2, मतलब N1 और N2 के बीच में एक फोर्स आएगा ना, बस खत्म हुआ। N1 S2 के ऊपर एक फोर्स आएगा, S1 N2 के ऊपर, S1 S2 के ऊपर, बस खत्म हुआ। यही वाला 4 फोर्स आएंगे और कुछ ज्यादा से नहीं है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो अब जो 4 फोर्स मेरे आ रहे हैं, 4 फोर्स जो मेरे आ रहे हैं, N1 से N2 में फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू
N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 मतलब इसका भी फोर्स स्ट्रेंथ 80। अच्छा देखो N1 N2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -7, N1 का वैल्यू 80, N2 का वैल्यू 80, ये हो गया 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, जो वैल्यू जाएगा, जो वैल्यू जाएगा हुआ। अब देखो N1 S2 में भी वही होगा 10 टू द पावर -7, 80 इंटू 80। N1 और S2 का डिस्टेंस क्या है 10 प्लस यहाँ से 15, ऐसा समझ में 10 यहाँ से 15 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। चलो ये वाला लिखोगे। S1 N2 में 10 टू द पावर -7, 80 इंटू 80, S1 और N2 यहाँ से कितना आया 15, ये वाला 10 कितना आएगा वही 25 आएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। कुछ वैल्यूज आएंगे, अरे हाँ या ना, S1 और S2 में क्या आएगा 10 टू द पावर -7, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 15, 10 15 कितना आएगा 40 आएगा, 40 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा लिखोगे। अब नेट फोर्स कैसे आओगे, नेट फोर्स क्या करोगे, नेट फोर्स चारों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सारे फोर्स का डायरेक्शंस कैसे कैसे आता है, क्या क्या डायरेक्शंस आता है। देखो N1 N2 दोनों सिमिलर पोल्स हैं, N1 N2 दोनों सिमिलर पोल्स हैं, तो दोनों सिमिलर पोल्स के लिए मेरा क्या फोर्स आएगा रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, यहाँ पे जो फोर्स आएगा क्या ये वाला रिपल्सिव आएगा, ये वाला नोट करने की पॉइंट है, यहीं से डिसाइड होगा, यहीं से डिसाइड होगा कैसे करोगे। क्या N1 और S2 में अट्रैक्टिव फोर्स आएंगे, अरे हाँ या ना, क्या N1 और N2 S2 में अट्रैक्टिव फोर्स आएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल में अट्रैक्टिव फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा S1 और S2 पे, आया समझ में, S1 S2 पे भी रिपल्सिव फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, आया समझ में। चार फोर्स आ गया तुम्हारा, आ रहे हाँ या ना। अब ये चारों फोर्स को ऐड करना है, सोच जरा क्या करना है। तुम चाहो तो अट्रैक्टिव फोर्स को ऐड करके रिपल्सिव फोर्स को माइनस बना सकते हो, अट्रैक्टिव फोर्स को ऐड करके रिपल्सिव फोर्स को माइनस बना सकते हो, या फिर रिपल्सिव फोर्स को ऐड करके अट्रैक्टिव फोर्स को भी माइनस बना सकते हो। वाह, अगर मैंने अट्रैक्टिव फोर्स को ऐड किया F(N1)(S2) प्लस F(S1)(N2) माइनस F(N1)(N2) माइनस F(S1)(S2) मैंने किया, अगर मैंने ये बात किया तो जो वैल्यू जाएगा सिंपली ऐड करोगे, जो वैल्यू जाएगा लिखोगे। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। तुमने यहाँ पे क्या लिया है, तुमने अट्रैक्टिव फोर्स को पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स को नेगेटिव लिया है। अगर आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है, सोच रहा आंसर अगर मेरा नेगेटिव में आएगा तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, अगर आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। ये कंसेप्ट के लिए अगर मैंने ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अगर मैंने रिपल्सिव फोर्स को माइनस के ले लिया, रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव में ले लिया, आया समझ में, माइनस बना दिया किसको ना अट्रैक्टिव फोर्स को, आया समझ में। तो यहां पे जो था, अगर यहां पे भी जो आंसर आएगा मैग्नीट्यूड वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है तो इसमें हमने क्या किया है, रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव में लिया। अगर यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट फोर्स इज रिपल्सिव, अगर आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है तो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव। आया समझ में, यही से डिसाइड हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं। आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो कंप्लीट, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो आगे। आज के क्लास में इतना तक था। वहां अच्छा, वहां पे एक चीज नोट करो कि एक बॉडी मैग्नेट है या आयोनिक सब्सटेंस है। एक मैग्नेट और एक होता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कैसे पता करोगे, कौन सा वाला तुम फॉर्मूला या कैसे क्या दिमाग वहां पे तुम लगाओगे जैसे तुमको पता चलेगा कि एक बॉडी वहां पे मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां कैसे पता चलेगा। देखो, एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ऐसा समझ में क्या मैंने बोल रहा हूं, एक मैग्नेट जो है मेरा, एक मैग्नेट कैन अट्रैक्ट as well as repel, as well as repel, but a magnetic substance
substance always attracted by the magnet, is always attracted by the magnet. मैग्नेट क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है. तो जहां पे रिपेल होगा, अगर एक बॉडी रिपेल कर रहा है कोई दूसरे बॉडी को, तो उनके बीच में कोई एक मैग्नेट होगा. उस तरह दो मैग्नेट लाएंगे तो उनके क्या सेम पोल को ले आएंगे पास, तो वहां पे रिपेल करेंगे. तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं, इसको स्टार मार के लिख लो, रिपल्सन इज द sure test of magnetism. Repulsion is the sure test of magnetism. ऐसा समझ में, repulsion is the sure test of magnetism. ऐसा समझ में. चलो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक लिख लो. ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज था. वह एक मैग्नेट और मैग्नेटिक सोर्स में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि रिपेल जो करेगा वहां पे वही एक मैग्नेट होगा. आया. चलो, मतलब दो मैग्नेट के बीच में रिपेल हुआ, दो सब्सटेंस के बीच में रिपेल हुआ, तो दोनों मैग्नेट है. तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. आया समझ में. कंप्लीट. तो आज के क्लास के लिए यहां तक था. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे बोलो. वाह. नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे. वाह. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.